ठीक है, तो थैंक यू, कॉल इज बीइंग नाउ रिकॉर्डेड। तो ऑब्जेक्ट के साथ में इज आ जाएगा, इज, और उसके बाद में हम क्या लेकर के आते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे। इज होगा, इज के साथ वाज, इज या एम, आर, वाज, वेयर, है ना, हैज, हैव, जो भी है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद में सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बाई लगाएंगे हम, क्योंकि काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। तो एकदम ये सिंपल, क्रिस्प, क्लियर, ये सब आप लोग जानते हैं, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बस ये बेसिक फंड आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, यानी कि वर्ब का टू बी फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में बाई आ गया, और बाई के बाद में क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये फॉर्मेशन जो होता है वह पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एकदम एक बेसिक बात और बता रहा हूँ कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो एक कॉमन सेंस यूज करें। वो क्या है कि एक्टिव या पैसिव, ये केवल एक ही सेंटेंस को कहने के दो तरीके हैं। एक्टिव और पैसिव में सेंटेंस का अर्थ, सेंटेंस का भाव नहीं बदलता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो एक तो ये कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और दूसरा ये कि जो पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्रामर के फंडामेंटल रूल्स है वो ब्रीच ना हो। जो ग्रामर के बेसिक रूल्स है ना, वो नहीं, उसमें उनको आपको ब्रीच नहीं करना है। अगर ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप बना पाएंगे। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जब हम बनाते हैं, उसमें ज्यादातर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बना लेंगे, फिर भी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लेट हिम गो, लेट हिम गो, हिंदी में उसे जाने दो। अब इसको किस तरीके से आप चेंज करेंगे, बताएं कोई भी। लेट हिम गो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? may be allowed। अब देखिए कितने सारे लोगों ने इसमें बताया लेट ही बी गॉन, नहीं, लेट ही बी गॉन नहीं, यू आर ऑर्डर्ड से नहीं, लेट हिम गो। अच्छा, इसको he हम may लोग be allowed। एग्जैक्टली हम आ जा रहे हैं उसके ऊपर, आप जो कह रही हैं, हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं। इसका हम हिंदी में वॉइस चेंज करते हैं। हिंदी में वॉइस चेंज करिए, उसे जाने देना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए। तो क्या होगा, ही मे बी अलाउड टू गो, ठीक है। ही मे बी अलाउड टू गो, कई बार सेंटेंस के भाव से, मतलब सेंटेंस के अर्थ से भी आपको यह समझना है कि इसको पैसिव में किस प्रकार से करना है। और हम लोगों के लिए तो यह बहुत ही आसान कार्य है, क्योंकि हम लोग अनुवादक हैं। हम लोग अनुवाद करके भी चीजों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ही शुड बी परमिटेड टू गो, ठीक है। ही शुड परमिटेड, ही शुड बी परमिटेड, ही शुड बी परमिटेड टू गो, ही शुड बी परमिटेड टू गो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ही मे बी अलाउड टू गो भी ठीक है। ये दोनों एक ही, लगभग एक ही चीजें हैं। ही मे बी अलाउड टू गो और ही शुड बी परमिटेड टू गो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं, तो आपको ना विशेष रूप से टेंस का ध्यान रखना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। अगर यह प्रेजेंट टेंस में है, अगर यह प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट, मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक बार हम लोग क्विक रिव्यू करते हुए चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म का क्या सेंटेंस कंपोजिशन होता है,
इसमें आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाई के साथ में आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। यही यदि हम लोग चलते हैं इसके कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें इज के बाद में बी आ जाएगा, बी के साथ बीइंग, इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये हो जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा और उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट इज द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने जब इसका वॉइस चेंज किया तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार ही उसके कंपोजिशन को रखना है। इज एम आर लगाना है, आईएनजी को खत्म नहीं कर सकते इसलिए बी के ऊपर लेकर के आएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए आवश्यक है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप ये बात बिल्कुल एक ब्रह्म वाक्य ध्यान में रखेंगे कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं अब एक आपसे और सेंटेंस पूछता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वह केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। अब हम एक सिंपल पास्ट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। ही carried the basket away, he carried the basket away। ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको बनाइए, इसका पैसिव कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, तो क्या करेंगे हम? द बास्केट पहले आ जाएगा, द बास्केट वॉज, द बास्केट। अब चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे इज एम आर तो लगेगा नहीं। हाँ ठीक है, रीना जी ने लिख दिया। आज मोबाइल स्टैंड देना बेटा। द बास्केट वॉज कैरीड अवे बाय हिम इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने लिख दिया, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, द बास्केट वॉज कैरीड अवे बाय हिम। तो यहाँ तो चलिए ठीक है, कैरी का चूंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही कैरी होता है, मैंने शायद सही वर्ब नहीं उठाया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए मैं जो कहना चाह रहा था कि सिंपल पास्ट टेंस में कैरी ये जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कैरी, और यहाँ जो हम लोग पैसिव वॉइस में कैरी यूज करें दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा जब भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे। हमारे सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिविलेज हमें ये है कि हमारे सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस देकर के बोल देगा इसको बना लो। जैसे मैंने आपको बोल दिया लेट हिम गो, आप बनाइए, तो थोड़ा सा कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया, फिर किसी ने जाके सही आंसर दे दिया। परंतु वहां पे क्या रहेगा, वहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिखेंगे। जब 4 ऑप्शंस दिखेंगे ना, तो एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, जो डायरेक्शन है सोचने का, वो एकदम फिक्स होता है कि चलो ये हो सकता है। हालांकि उसमें कंफ्यूज भी करने वाला होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी देख करके आप मोटे तौर पे वॉइस के केस में आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये इसका सही वॉइस, क्योंकि आपके दिमाग में ना अनुवादक वाली चीजें भी है। तो कई बार अगर आपको सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अनुवाद करके भी देख लें कि उसका एक्यूरेट मीनिंग और उस तरीके से क्या सही बैठ रहा है। मैं तो कई बार ऐसा करता हूँ कि अगर इंग्लिश में एकदम से कंफ्यूज हो रहा है ना, तो उसका हिंदी करके मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम इंग्लिश में वॉइस चेंज कर रहे हैं उस तरीके से हम हिंदी में भी वाक्य बदलते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार चेंज करके कि क्या वह उसका सही अर्थ लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्थ तो वॉइस में बिल्कुल बदलेगा नहीं, बात वही कही जानी है, कहने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का सिर्फ तरीका अलग है, इसमें भाव चेंज नहीं होता। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं जो पीछे भी हमने प्रैक्टिस करा था, या कुछ सेंटेंस यदि आप में से किसी के दिमाग में चल रहा हो जो आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, हम उसे भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में हम लोग मैं कुछ सेंटेंस करता जा रहा हूँ एज पर द रूल्स। जितने भी रूल्स होते हैं जो मतलब कॉमन, जो जनरल तो मैंने बता दिया टेंस के अकॉर्डिंग, ये चीजें मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, है ना, हमने क्या बोल दिया, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। इसको कैसे बनेगा, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, बनाइए, he has completed the work, the work has been completed by him, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, टू बी वर्ब एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टू बी वर्ब है हैज, और जो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसका लॉजिक समझिए, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना कि ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, लेकिन पैसिव वॉइस को भाई अपना अलग से थर्ड फॉर्म एक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं पैसिव वॉइस आया हूं तो बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के तो मेरा काम कैसे चलने वाला है, तो मुझे एक थर्ड फॉर्म दो। तो इस थर्ड फॉर्म को देने के लिए बिन लेकर के आया जाता है कि चलो भाई हम आपको एक थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा देते हैं, ही हैज बीन, ये आपके लिए ये है ना, तो ही हैज बीन मतलब ही हैज बीन नहीं, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस में बोलता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है ना, यार छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन विनिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर लास्ट 5 टाइम्स, है ना, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन विनिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर लास्ट 5 टाइम्स, ये एक सेंटेंस है, इसका बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया हैज बीन, सर इसका बनेगा, बताइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस बताइए, नहीं बनेगा सर, क्यों नहीं नहीं बनेगा, बनेगा, इसका बनता ही नहीं, क्यों नहीं क्योंकि बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे इसको लेना रहता है तो आगे कहाँ जाएगा, हाँ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी। तो इसका हम वॉइस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ सेंटेंसेज आ रहे हैं, हम लोग उसको ले लेते हैं, नितिन जी ने एक सेंटेंस भेजा है, दीपिका जी ने भेजा है, हम लोग बिल्कुल उसको ले लेंगे, चलिए। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट की हमने ऑलरेडी, सिंपल पास्ट हमने देख लिया, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही चलेगा, उसमें केवल इज एम आर की जगह वाज वेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से टेंस वाइज जो है आप लोग देख लेंगे। अब 2-3 सेंटेंस आए हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो शाह जी बोले टेंस नंबर 4, 8, 10 और 12 का नो चेंज। 4, 8, 10 और 12 का मतलब हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका चेंज नहीं हो, ठीक है, ओके। अब हम कुछ सेंटेंसेस हमारे पास आए हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रिगार्डिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग में वर्ब तो है ही नहीं, वॉइस एक्टिव टू पैसिव तो वर्ब का ही चेंज करेंगे, वर्ब तो है नहीं। सर इसका इनडायरेक्ट बनाना रहता तो बन जाता है, पैसिव कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट तो बन जाएगा, पैसिव कैसे बनेगा, जब वर्ब ही नहीं है तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और सेंटेंस किसी का आया था बीच में, सर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। पीपल पीपल कॉल हिम अ फूल। हाँ, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बताइए। पीपल कॉल हिम फुल,
People called him fool. He was called fool by people. He was called fool. He was called a fool. बाई पीपल, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में बाई जो है उसको ओमिट कर देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए और बताइए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, बताइए। आई नो हिम, आई नो हिम। He is known. he He is is known to me. known टू लगे to me, to me है ना। To तो me. यहाँ पे क्या है, कई जगह पे बाई का यूज हम लोग ना करके उसकी जगह पे हम लोग जो है कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस को हम लोग यूज में लेकर के आते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। हर, सरप्राइज के लिए एट हो जाता सर। हाँ, तो क्या बनेगा, हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। Everyone was surprised. एट हर सडन अराइवल। एट हर। हाँ, Sudden. तो यहाँ पे आप एवरीवन को एवरीबॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड एट हर सडन अराइवल। ठीक है जी सर। सरप्राइज, वंडर, एस्टोनिश्ड, इन सब के साथ एट लगेगा। बिल्कुल। अब चलिए, जैसे हमने अभी ऊपर किया था, जैसे आपने जो ही वाज कॉल्ड अ फुल, यहाँ पे हमने बाई को ओमिट किया। एक सेंटेंस बताइए। they announced him captain. They announced him captain. Announced him captain. Him captain. क्या होगा? They announced him captain. He क्या होगा? was He was he was announced captain. He was announced captain. It's sufficient, है ना। अगर by him, by them लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव वर्ब है, जैसे इन्फिनिटिव वर्ब का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये सब थोड़े से जो वैसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, सी हैज टू परचेज a new land. She has to purchase a new land. क्या होगा? a new land has to be purchased. हैज टू बी परचेज्ड। ना? तो यहाँ पे जैसे हैज टू By her. परचेज है, तो हैज टू बी परचेज्ड अ न्यू लैंड, हैज टू बी परचेज्ड बाय हर। तो इन्फिनिटिव्स ऐसे रहेंगे, जैसे ना टू परचेज, टू गो, टू वॉच, है ना, टू बाय, टू स्पेंड। वहां पे इस तरीके से आप टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में बी लगाएंगे, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और एज इट इज ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, हैव या इज, एम, आर, जो भी टू बी वर्ब्स, फिर टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऐसे आप इसको चेंज करें। सर एक सर सेंटेंस है। एक डाउट है सर, हाँ बोलिए जो आपने एग्जाम में भी दिया था हमें, जी। जो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन स्कूल एसेज, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था सर। ओरिजिनलिटी ऑफ द थॉट, मैं लिख रहा हूँ, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन स्कूल एसेज। इन स्कूल एसेज। यस, एसेज। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में,
इसको एक्टिव में चेंज करना है। Yes, yes, sir. हाँ बताइए। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन स्कूल एसेस। सबसे पहले वाज नॉट है तो डज नॉट कैसे होगा? किसने लिखा था डज नॉट? अभी इधर से दिखता नहीं मेरे को। सिंपल पास्ट में रहेगा। हाँ देखिए, बेसिक ही चीज आपको नहीं भूलना है, पहली बात तो। बाकी चीजें तो बाद में है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे पास वॉइस की मास्टरी हो इस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं। अभी हम मास्टरी करने के लिए बैठे भी नहीं। अभी हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे दिमाग में ये क्लियरिटी हो कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस मिलेंगे, हमें 4 ऑप्शंस में एक हमें सही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, और आप ये भी मान के चले, जो जितना अनुभव मेरे पास है इन एग्जाम्स का वॉइस को लेकर के, कि इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो करने का प्रयास किया जाता है वो आपको टेंस में करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ डिड नॉट, ठीक है तुषार जी, आप सही है। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। सर रुको, अरे 1 मिनट रुकी, एक तो क्लियर कर दीजिए। हाँ, स्कूल एसेज डिड नॉट अप्रिशिएट द ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जब वाज नॉट अप्रिशिएटेड होगा है तो यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये हमें सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। सर और जैसे ही डिड आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। डिड आया, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो जाएगा? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि नितिन जी, क्योंकि लिख के बेचारे चुप हो गए, बोला सर बहुत टाइप करना पड़ रहा है। क्योंकि डू का पास्ट पार्टिसिपल डिड है, डू का पास्ट फॉर्म डिड है ना, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। तो चूंकि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने कभी सोचा होगा शायद, या नहीं सोचा होगा, कि ऐसा क्यों होता है कि सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं, जब हम ये लिखते हैं कि दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, हम ऐसे लिख देते हैं दे डू नॉट गो टू स्कूल। और ये हम जब ही के लिखते हैं तो ही डज नॉट कर देते हैं। ये डज का मतलब क्या होता है? यहाँ तो डू हो गया और यहाँ डज हो गया। तो ये डज क्यों, व्हाई दिस डज इज रिक्वायर्ड? सिंटैक्स की वजह से तो ठीक है, बट इसका जो मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है, मतलब इसको ऐसे हम थोड़ा साधारण तरीके से ऐसे समझ लेते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि हम जब नेगेटिव अफर्मेटिव बनाते हैं, हाँ, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग जो फर्स्ट पर्सन मतलब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स हैं, माफ कीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में भी हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं। जबकि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एस या एस लगता है। तो ये जो एस या एस, ये गो के साथ नेगेटिव सेंटेंस में जो यहाँ नहीं लगता है ना, यहाँ नहीं लगता, इसी ईएस को उठा करके ना इधर चिपकाता है डू के ऊपर। वैसे ही डिड क्यों है, क्योंकि जब हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चले जाते हैं तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में लौट जाता है, और ये जो सेकेंड फॉर्म है चाहिए तो इसको डू भाई साहब को ले आते हैं और इसके ऊपर ये सेकेंड फॉर्म, मतलब ये डू जो है ना एकदम इजीली अवेलेबल बेचारा, हेल्पिंग, इसको आप वैसा बोल सकते हैं कि डू और बी, इसको जहां मन किया वहां उठा के इसको चिपका दिया गया। इसलिए इन दोनों वर्ब को बना के रखा गया है कि तुम लोग बिल्कुल रिजर्व रहो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां तुम्हारी ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो इनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी जाती है ना, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बोला एस और ईएस लगाने के लिए, है ना, हमें कुछ चाहिए, बोला चलो तुमको इधर हम लेकर के आते हैं, ही डज नॉट, है ना, ही डू नॉट, दे डू नॉट, और वैसे ही यहाँ पे डिड जो है यहाँ पे आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेकर के आ जाता है। तो ये डिड जब भी आएगा तो इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि 2 वर्ब के सेकेंड फॉर्म तो नहीं आ सकते ना,
तो एकदम आपको ये क्लियर कर दिमाग में रखना है कि दो वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं आएंगे एक सेंटेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म एक ही आएगा, और जब जैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना तो डिड हो जाएगा, तो वर्ब अपने आप अपने पहले फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस आया था, हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एक और सेंटेंस आया था, वर्ब में इस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। देखिए ऐसा ऐसा कहना, हाँ ठीक है, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हो जाता है, वर्ब में इस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब जगह नहीं। सर एक सेंटेंस मैं बोल रहा था। एक मिनट रुकिए, एक अ, सेंटेंस बीच में किसी का आया था, पहले उसका देख लेते हैं, तब तक आप ठीक ठीक ये सर। हाँ, अरे कहाँ चला गया, सिंटेक्स की वजह से ड्यू का पास पर। हाँ, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट्स। ये तो आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेसेस, प्लैनेट्स, सॉरी। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेसेस। बताइए। So it is said It आएगा। said that people live on distant places। ठीक है, करेक्ट है। एक और कर्ड वाला कुछ आया था, क्या था कर्ड वाला, कहाँ गया? कर्ड 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 कर्ड, द कर्ड स्मेल्ड सोर। द कर्ड स्मेल्ड सोर। व्हेन इट इज टेस्टेड वाला है ये सेंटेंस। हाँ तो बनाइए। कर्ड कर्ड स्मेल्ड कर्ड सोर। जो सेंटेंस है वही रहेगा, लास्ट में आ जाएगा व्हेन इट इज टेस्टेड। द कर्ड स्मेल्ड सोर व्हेन इट इज टेस्टेड। जी। यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग। यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग। इसी तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करने से यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग, क्योंकि बाकी जो जनरल रूल्स के हिसाब से तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस अच्छे से करा दिया। ऑलवेज कीप मी वेटिंग, कौन है भाई? यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग। दीपिका जी किसको समझाना है? यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग बताइए। देखिए ये इस तरह के सेंटेंस बहुत मुश्किल नहीं है। मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मी आई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आई, और एक मिनट रोहित जी, आई हो जाएगा। और चूंकि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग, तो आई एम ऑलवेज केप्ट वेटिंग। आई एम ऑलवेज केप्ट वेटिंग बाय यू। आई एम ऑलवेज केप्ट वेटिंग बाय यू, ये इसका आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्या है? हाँ ठीक है। इसमें बिंग क्यों नहीं आएगा? आई एम ऑलवेज केप्ट वेटिंग बाय यू, बिंग इसमें क्यों आएगा? यहाँ ये जो वेटिंग है ना, ये वेटिंग जिरंड के रूप में यूज हुआ है। मतलब ये इसको आप ऐसा समझें कि यहाँ जो आप वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो केप्ट का वॉइस
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो केप्ट का वॉइस आपको ना आप चेंज करना है, जो वॉइस जो आपका मेन वर्ब है ना वो केप्ट है, ठीक है, कीप वेटिंग, केप्ट वेटिंग, इसलिए यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है इससे जहां पे दो वर्ब है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा चलिए बढ़िया, अच्छा है, मैं आपको दो वर्ब वाले ना कुछ और एग्जांपल देता हूँ जहां पे दो वर्ब है, इससे आपको ना और क्लियर हो जाएगा। तब तक एक सेंटेंस मैं देता हूँ, आप लोग बनाइए, एक सेंटेंस आप लोग बनाइए। आई हैव, प्रेरणार्थक क्रिया में दे रहा हूं आपको, आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ये बनाइए, आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग। आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग। नहीं इतना समय क्यों लग रहा है, इतना इतना मुश्किल तो नहीं है। आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग, अच्छा टाइप करने में समय लग रहा है। ठीक है बिल्कुल सही है, सी हैज बीन मेड, हर जो है हर का सी बन जाएगा, सी, है ना, और जब शी बनेगा तो हैव का हैज बन जाएगा, क्योंकि जब भी ये टू बी वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो सी हैज, उसके बाद बीन आ जाएगा, बीन, है ना, सी हैज बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा मेड। तो बहुत आसान है, आपने बस बेसिक जो सेंटेंस कंपोजिशन रूल्स है ना, बेसिक सिंटैक्स रूल्स आपको ध्यान रखने, बेसिक सिंटैक्स रूल, कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं है। चलिए एक सेंटेंस में और बोलता हूं, आई हैव टू स्टे हियर, आई हैव टू स्टे हियर, आई हैव टू स्टे हियर, आई हैव टू स्टे हियर। आई हैव टू स्टे हियर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, आई हैव टू स्टे हियर। आप कहेंगे सर यहाँ ऑब्जेक्ट तो हेयर है, हेयर को सब्जेक्ट में कैसे लेकर के आएंगे, बिल्कुल मुश्किल है थोड़ा सा, फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे आप आई से ही करेंगे, इट हैज सजेस्टेड दैट स्टे, नहीं आप सीधा आई एम, या तो आप कंपेल्ड कर सकते हैं, मतलब केस टू केस डिपेंड करता है, तो आप कंपेल्ड कर सकते हैं या ओब्लाइज्ड कर सकते हैं, है ना, या बाउंड कर सकते हैं, आप जो चाहें, सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करेगा। जैसे आई एम ओब्लाइज्ड टू, आई एम ओब्लाइज्ड टू स्टे हियर, आई एम बाउंड टू स्टे हियर, आई एम कंपेल्ड टू स्टे हियर, आई एम कंपेल्ड टू रिटर्न, आई एम बाउंड टू स्पीक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आपने ऐसा चेंज करना है। आई एम, जैसे हमने मान लीजिए ओब्लाइज्ड लिया, तो आई एम ओब्लाइज्ड टू स्टे हियर, आई एम ओब्लाइज्ड टू स्टे हियर। वैसे ही एक सेंटेंस और मैं बोलता हूँ, हाँ जैसे अभी एक सेंटेंस और बोलता हूँ जो अभी थोड़ा देर पहले भी आया था, उसी को हम लोग रिपीट करते हैं, देखते हैं, है ना। ये सेंटेंस है, द फ्रूट, 15 द फ्रूट टेस्ट्स स्वीट, जैसे कर्ड सार था वैसे द फ्रूट टेस्ट स्वीट, क्या बनेगा। द फ्रूट, फिर आज फिर वंदना जी गलती, ऐसे मत करो आप लोग क्या चाहते हो भैया, पानी ढूंढू थोड़ा सा, हाँ वाज क्यों, इज लगेगा ना, द फ्रूट इज, है ना, द फ्रूट इज टेस्ट,
द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। आप तो बहुत सही कर रहे हैं आप इसमें, मतलब मुझे लग रहा है ये यही सारे हैं जो मतलब कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैं बताया, एक और बताइए। इट इज इम्पॉसिबल टू डू, इट इज इम्पॉसिबल टू डू, इट इज इम्पॉसिबल टू डू। ये सारे वे सेंटेंस हैं जिनमें नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सेंटेंस कंपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो यूज नहीं होते, थोड़ा सा ही अलग रहता है, और इस तरह के क्वेश्चन कुछ ले आते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डू, करेक्ट, बहुत सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। अच्छा चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड अ मिलिटेंट एंड सेंट हिम टू जेल, the police arrested a militant and sent him to jail. आप लोग A militant was. हाँ, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। A militant was arrested and sent to jail. पुलिस कहाँ गई? सर अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी, ये तो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन के ऊपर होगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। The militant was arrested by police and sent to jail. sent to jail। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने ऑलरेडी, अभी हमने यहाँ पे वापस से वाज 2 बार प्रयोग में लेकर के नहीं आना है। द मिलिटेंट वाज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड सेंट टू जेल। अच्छा एक और बताइए। इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर। It is necessary to help the poor. The poor should be helped. Must be. अब देखिए रिक्वायर नेसेसरी है ना, मस्ट लगेगा तो required to be helped. हाँ नेसेसरी। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेसेसरी वर्ड दे दिया, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसलिए इट इज रिक्वायर्ड, the poor are required to be helped। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइस में जो भी बातें मैंने आपको बेसिक बातें बताई है ना, पहली बात कुछ बेसिक बिंदु मैं आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज टेंस आपको ध्यान में रखना है। मैं देख रहा हूँ आप में से वे लोग जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं कन्वर्ट, वे लोग भी टेंस की गलती कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे जब कर देना है इस लाइव क्लास में, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और कोई यहाँ पे समय का प्रेशर नहीं है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना तो अक्सर गलतियां होती हैं। देखिए आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉइस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इतना मुश्किल पूछ दिया कि कोई बच्चा कर ही ना पाए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो, जहाँ पे आपके फंसने की संभावना ज्यादा हो। तो एक तो आप टेंस को ध्यान में रखेंगे, टेंस को ध्यान में रख करके आप बनाएंगे। दूसरा आप ये ध्यान में रखेंगे, हाँ हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि वॉइस जब भी हम चेंज करते हैं ना, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, तो केवल सेंटेंस का फॉर्म चेंज होता है, ओनली फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गेट्स चेंजेस, अर्थ नहीं बदलता है। तो ये ध्यान रखें कि आप वॉइस चेंज करते हो ऐसा ना कुछ चेंज कर दें कि उसका अर्थ ही बदल जाए। तो सेंटेंस फॉर्म को सिर्फ बदलना है आपने, अर्थ नहीं बदलना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक जो सिंटेक्स के जो रूल्स है ना वो आपने नहीं बदलना है ना, उसको ध्यान में रख के आपको सेंटेंस बनाना है। जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो जो बेसिक रूल्स है ना, बेसिक जो सेंटेंस कंपोजिशन रूल्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं बेसिक सेंटेंस कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए बनाना है, उसके हिसाब से एरर नहीं करना है, क्योंकि वही एरर बाकी ऑप्शंस में रहता है और वही एरर करेक्ट ऑप्शन में नहीं रहता है। जो बेसिक सिंटैक्स एरर कई बार वो लोग दे देते हैं, बाकी
सेंटेंसेस में, और जो सही ऑप्शन रहता है उसमें वो एरर नहीं रहता, तो वो आपको वहां पे उस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, पैसिव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, पैसिव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्म होगा ही होगा पैसिव में। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दे देंगे जो ऑप्शंस में जिसमें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, बाकी चीजें आपको सही लगेंगी बट ये वर्ब का थर्ड फॉर्म गायब होगा, तो वो आप सही ऑप्शन मतलब उसको टिक नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें आप यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको वॉइस चेंज करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाकी कुछ सेंटेंसेस जो हमने अभी प्रैक्टिस करा लिए, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के बड़ी समस्या होती है, अक्सर मतलब लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं। एक आध और सेंटेंस में बोलता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस, मैं जैसे एक सेंटेंस ऐसे एकदम बिल्कुल साधारण सेंटेंस मैंने बोल दिया कि ब्रिंग द शर्ट, मान लीजिए ब्रिंग द शर्ट, शर्ट लाओ, बताइए क्या होगा? एकदम मतलब साधारण सेंटेंस। ब्रिंग द जगह अ कर ले, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के जब आप कमांड वाले सेंटेंस देंगे, कमांड के सेंटेंस देंगे, तो इसमें आपको लेट का यूज करके ब्रिंग अ शर्ट, लेट अ शर्ट बी, लेट द शर्ट बी ब्रॉड, है ना, लेट द शर्ट बी ब्रॉड, ऐसे कर लेंगे। वैसे ही टर्न हिम डाउन, टर्न हिम डाउन, लेट हिम बी टर्न डाउन। तो ये इस तरह के वाक्य का आप बना पाएंगे। तो इन इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम लोग टेंस करेंगे। चलिए नरेशन पे आते हैं। सर एक सेंटेंस है, बोलिए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। हाँ बताइए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। You are suggested to prepare yourself. ठीक है, इन्होंने कहा यू आर सजेस्टेड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। So प्रिपेयर, it can be it is suggested or it is suggested to. मैं ऑप्शंस भी बोल रहा हूँ कुछ। बोलिए। यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट है द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड लास्ट है फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय यू। Be prepared for the worst. बताइए। जी यही, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी बेसिक रूल्स है सारे फॉलो हो रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, उसके बाद में जो कंपोजिशन है वह भी सही है, उसके बाद में सेंटेंस जो कहना चाह रहा है वो बिल्कुल वही चीज वहां पे कम्युनिकेट भी हो रही है उस सेंटेंस से, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक है। मैंने कहा ना कि सेंटेंसेस के ऑप्शन सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शंस देख करके आप मैक्सिमम पकड़ पाएंगे अगर इन बेसिक बातों का ध्यान में रखेंगे क्या होगा। चलिए ठीक है, अब हम कुछ नरेशन से संबंधित कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या डाउट है पहले नरेशन से संबंधित ये बताइए। नरेशन से तो काफी क्वेश्चन हमने किए थे। सर हेलो, बताइए। सर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हैबिचुअल ट्रूथ होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ,
वो नहीं बदलता है। उसको उसको नहीं बदलता, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि वो हैबिचुअल ट्रूथ है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है? कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। नहीं, इसमें पहचानने की क्या बात है? सन राइजेज एट द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। जो चीजें, जो हैबिट है, वो तो आपको पता है ना कि हैबिट है, ये होता है, इसमें बदलाव नहीं आता है। जैसे सर, सीड डिड नॉट ईट चॉकलेट, हाँ, इसमें सर ये कौन सा ट्रूथ है ये? सी डिड नॉट ईट चॉकलेट। जी सर। सी डिड नॉट ईट चॉकलेट कोई ट्रूथ नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, उसने चॉकलेट नहीं खाया था। ये सर मोहन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये तो सर हैबिचुअल ट्रूथ है। हाँ, मोहन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये हैबिचुअल ट्रूथ है, बिल्कुल इसमें तो चेंज नहीं करना है। नहीं चेंज करना। जी सर। चलिए, एकदम बेसिक सेंटेंस दो तीन में बताता हूं, फिर कुछ हम लोग अ, अच्छा, प्रियंका जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप लोगों के पास इतने सेंटेंस हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यू सेड टू मी आई वॉज रीडिंग, मदर वॉज कुकिंग। बताइए, बोलिए। यू सेड टू मी आई वॉज रीडिंग, मदर वॉज कुकिंग। सर सेड के बाद दैट लगा के जोड़ देंगे, और एक साथ जब पैरेलल दो घटनाएं होती हैं तो उसका टेंस नहीं बदलता है। सेड के बाद में सेड की जगह टोल्ड लगाएंगे, सेड ही लगाएंगे? अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लगेगा। नहीं तो? जी सर, पूरा सेंटेंस मैं नहीं सुन पाया ठीक से। यू सेड टू मी, यू एक मिनट, हाँ, यू सेड टू मी दैट आई वॉज, अच्छा ये तो बना ही दिया इन्होंने, आई वॉज रीडिंग, मदर वॉज कुकिंग। जी सर, हो जाएगा। यू टोल्ड मी दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस है वही रिपीट हो जाएगा। आई आई चेंज होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस नहीं बदलेगा। So you said to me that I was reading while mother was cooking. ठीक है। ऐसा क्यों होगा राजेश जी, बताइए। अच्छा देखिए, ये अब देखिए, ये इसको कहते हैं, अब ये तो टाइपिंग एरर है, मैं जानता हूँ कि जानबूझ के गलती नहीं हुई है, लेकिन ये ब्लंडर जो है एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, यू टोल्ड मी दैट यू वॉज रीडिंग व्हाइल मदर वॉज कुकिंग, है ना? ये हड़बड़ी वाली गलतियां हैं, है ना? एकदम हड़बड़ी वाली गलतियां हैं। और ये जी मतलब सर। ये कई बार हम जब पढ़ते हैं ना एक ही तरह के चार सेंटेंस, एक ही तरह के जब चार सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, तो इस तरह की गलतियां स्वाभाविक हो जाती सर एक नरेशन में एक रूल है ये कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग जब दो सिमल्टेनियस एक्शन में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है। है। जैसे शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। हम्म। तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी हम्म। एंड ही फ्राइड द चिप्स। तो सिमिल्टेनियस एक्शन के लिए टेंस नहीं बदलता है। अच्छा, जी। ठीक है। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।
बताइए। द ओल्ड मैन, हाँ इनडायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट ही करेंगे। द ओल्ड मैन देखिए, मे गॉड ब्लेस यू क्या है, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो द ओल्ड मैन विश्ड टू हिज सन, ठीक है, टू हिज सन। अब इसके आगे क्या होगा? द ओल्ड मैन विश टू हिज सन दैट यू, नहीं मुझे यू, ये मे गॉड ब्लेस यू, अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। द ओल्ड मैन विश टू हिज सन दैट, God might हाँ गॉड। bless अब ये जो मे है यह सेड के अनुसार बदल जाएगा, है ना। तो गॉड माइट, God सर might वहाँ पे bless him. 2 नहीं होना चाहिए सर, वहाँ 2 नहीं होना चाहिए, विश टू। wished his son, हाँ wished his son, ठीक, wished his son that God might bless Him. him, ठीक है। Mother said, be sure I am always with you, be sure I am always with you। बताइए। मदर assured वेरी गुड। her son that she was always, लेकिन always लगा है तो she is always with him होगा। कभी कभी प्रेजेंट वाला प्रेजेंट बिल्कुल ही सही रह कह रहे जाता हैं है। आप। हाँ लेकिन नहीं, आप पूरा सेंटेंस बताइए, आप फिर आपने भी गलती करी। मदर assured her assured son her son son, सन तो यहाँ लिखा नहीं है। अच्छा, तो mother assured that she is always with him or her होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि him और her, लेकिन him को लेके चलेंगे। बताइए। यहाँ ऑब्जेक्ट सर अंडरस्टूड है। हाँ मदर एश्योर्ड हर सन टू बी हाँ श्योर शी वाज ऑलवेज विथ हिम। नहीं, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो सन होगा कि डॉटर होगा? दोनों हो सकता है, अच्छा, लेकिन सन को प्रेफर किया ऐसे जाता तो है। मेल पुरुष प्रधान बोला जाता है कि मतलब जो मैस्कुलिन है या फिर जो मेल है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। जनरली मेल को प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो मदर एश्योर्ड हर सन टू बी श्योर। टू बी श्योर। टू बी श्योर सर फिर बहुत सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अश्योर्ड जब हो गया तो हाँ तो क्या होगा? मदर एश्योर्ड शी इज ऑलवेज विद हिम हर सन दैट, अब यहाँ पे सी के बाद इज आएगा या वाज आएगा? सी ई जाएगा क्यों इज आएगा? क्योंकि यह सर्टेनिटी यही बता। समझने जहाँ वाली बात है कि इज क्यों आएगा।
सर वहाँ सेड है, फिर भी वहाँ इज ही आएगा, वाज नहीं आएगा। क्यों? ऑलवेज की Always वजह लगा से हुआ है। सर, जब हमेशा रहेंगे तो अभी भी रहेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो हमेशा रहेंगी तो तभी भी रहेंगी, उससे क्या मतलब? ये तो आप सेंटेंस, आप नरेशन चेंज कर रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट है। आप जो है जब मदर ने कहा, उस समय तो उसने कहा कि आई एम ऑलवेज विथ यू, लेकिन आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो आप यह बात उस समय के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आज लगा लेंगे सर। नहीं सर, इज ही रहेगा यहाँ पे। मदर assured her son that she was always with me, with her, with him, जो भी है। नहीं तो यहाँ इज ही होगा। और मदर आज नहीं है तो भाई मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, उस कहानी में मैंने लिख दिया, और उस कहानी में जो है वो पास्ट टेंस की कहानी है, मदर है नहीं, तो क्या करेंगे आप? जी सर। जब तो तक हो तभी तक रहेगी। हाँ जी। वाज आएगा, क्योंकि देखिए मदर ने इंटरप्रिटेशन। कहा था ना हाँ, सर, पहले कहा इंटरप्रिटेशन था। में। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहता क्योंकि मदर ने पहले कहा था। हाँ, मदर assured her son that she was always with him। जी सर, ये कहानी वाली बात देके सर आपने क्लियर कर दिया। हाँ, कई जगह पे आपने जो है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बेसिक रूल्स है ना उसको भी स्टिक करना है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना है। चलिए एक और हम बताते हैं, एक और मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। द किंग सेड हाउ फुलिश ऑफ मी। द कुछ कुछ इसी किंग तरह का। exclaimed। कुछ कुछ कुछ, हाँ, द किंग सेड हाउ फुलिश टू मी। यहाँ पर या तो exclaimed वर्ड आना चाहिए या एक्सक्लेम्ड फिर वर्ड नहीं। नहीं, wondered। हाँ, अब राजा को लग रहा है कितना मूर्ख हूं मैं। wondered सर। ठीक है, वंडर्ड बोल सकते हैं, नहीं तो कन्फेस बोल सकते हैं। सर रिग्रेटेड बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो शब्द यहाँ पे नहीं होगा। सॉरो शब्द मेरे ख्याल से नहीं होगा। द किंग रिग्रेटेड बोल सकते हैं, द किंग कन्फेस्ड बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, वो ठीक है, चलेगा। उसके बाद बताइए, वो तो आप ऑप्शन से उठा लेंगे। द किंग कन्फेस्ड, मैं कन्फेस्ड ही मान के चलता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। द किंग सेड हाउ हाउ फुलिश ऑफ मी। द किंग confessed रिग्रेटेड कर लीजिए, छोड़िए। दैट that how foolish he was। ही वॉज। लेकिन that का सर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, द किंग regretted how foolish he was, ऐसा नहीं, होगा या फिर देखिए, that। द किंग रिग्रेटेड दैट ही वाज वेरी फुलिश। हाँ जी सर। द किंग रिग्रेटेड दैट ही वाज वेरी फुलिश। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाएंगे, फिर बहुत समय हो गया, 10 बज गए, पता नहीं चला आज। रवि सेड लेट मी गो होम। रवि सेड लेट मी गो होम। Ravi asked me to allow me to go home।
Ravi requested. देखिए To सबसे let पहले जहां भी let him go. लेट शब्द आएगा ना वहां डैट नहीं आएगा, है ना। जब ये Ravi requested to let him go. हाँ रिपोर्टेड स्पीच में जब भी लेट आ गया एक बार, है ना, जहां पे किसी तरह का रिक्वेस्ट आ गया, तो जैसे ही रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट के केस में या फिर ऑर्डर अगर हो रहा है, ऑर्डर के केस में, ठीक है, आपने डैट का यूज नहीं करना है। रिक्वेस्ट हो या फिर ऑर्डर, इस केस में आपको डैट का यूज नहीं करना है। रवि रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। रवि रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। तो ये हो गया, जो कंफ्यूजन होता है उसको थोड़ा सा हम लोग दूर कर लेंगे। अब एक दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं, आई सेड टू रानी let us buy a new car. Let us buy a new car. I said to Rani, let us buy a new car. I requested Rani. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सजेशन लग रहा है सर, प्रपोजल है, प्रपोजल या सजेशन है। तो यहाँ पे जब प्रपोजल या सजेशन आ जाएगा तो यहाँ पे दैट लगेगा। जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट वाला जो बहुत कंफ्यूज करता है। जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट होगा तो दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा। जब प्रपोजल या सजेशन होगा तो दैट लगेगा। अब बताइए, आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, आई सजेस्टेड रानी दैट वी, बताइए, शुड बाई अ न्यू कार। हो गया, बस ये आपके ध्यान, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है वॉइस और नरेशन के जो भी सेंटेंसेस हैं, तो आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, और अगर आपको बेसिक, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो बेसिक ग्रामेटिकल जो कंपोजिशन एरर है ना, उसी एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। मतलब वो जो एरर्स ज्यादा रहते हैं, और यदि आपने उसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया ना, तो 3 आपके एलिमिनेट तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और आपको सही ऑप्शन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस का हमें वहां पे यूज करना है। वॉइस और नरेशन में आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक मान के चलिए, ये आप श्योर होकर चलिए कि आपके सही हो जाएंगे वॉइस और नरेशन के। जितनी चीजें हमने अभी डिस्कस करी, जितनी चीजें हमने बाद में डिस्कस करी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखिए मनोज जी ने पकड़ लिया था यू के साथ वाज। ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने गलती से लिखने में लिख दिया होगा। ऐसा गलती वो कोई जानबूझ के नहीं करेगा, हो जाता है। पर हमें ध्यान रखना है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये निकल जाती है दिमाग से ना। वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ओवरलुक हो जाता है, ठीक है ना। यू हम जानते हैं ना, तो कोई भी बच्चा, मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा जानता है कि यू के साथ में वेयर लगता है, लेकिन वो चीजें ना ओवर कॉन्फिडेंस में ओवरलुक हो जाती हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। फिर बाद में देखते हैं, अरे इतना सिल्ली मिस्टेक मैंने कैसे किया। तो हमें इतना सिल्ली मिस्टेक नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, बड़ी चीजों के चक्कर में ना पड़िएगा। वॉइस और नरेशन में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत मुश्किल ऐसा पूछेगा जो कि आपको पता ही नहीं हो, आपको आता ही ना हो। सब आपको आता ही रहेगा, आपको पता रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, सबसे अच्छी बात ये है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन उठाना रहेगा। मतलब बाकी 3 में कोई ना कोई गलती रहेगी। तो एक आध तो ऐसे रहेंगे, जैसे अभी राजेश जी ने बताया था, उसमें तो एक आध तो ऐसे हैं कि वो मतलब वो तो बनते ही नहीं है। वो तो सेंटेंस कंपोजिशन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि गलत है, सीरियस ही। मतलब एकदम एकदम सामान्य जो ज्ञान रखता है अंग्रेजी का, वो भी कह देगा कि सेंटेंस कंपोजिशन गलत है। तो 1-2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी 1 और 2 में, मतलब 1-2 में कंफ्यूजन होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप बेसिक सेंटेंस कंपोजिशन और जो बेसिक नियम है, जैसे वॉइस है तो वॉइस से रिलेटेड, और नरेशन है तो नरेशन से रिलेटेड, जो भी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित जो बेसिक रूल्स है, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो
वॉइस और नरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि वॉइस और मैं आज ही करना चाह रहा था पर थोड़ा सा आज समय का कॉन्स्टेंट हो गया था। मैं आपको कल ना एक वॉइस और नरेशन से संबंधित वर्क वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्कशीट दे दूंगा। मतलब 50-50 क्वेश्चंस ना ट्राई करता हूँ मैं, आपको दे दूंगा 6 बढ़िया क्वेश्चंस, उसको आप लोग करिएगा, है ना। तो करने से काफी कॉन्फिडेंस काफी आएगा आप लोग। जो सर हमने हिंदी के आज, वाक्य में बहुत दिक्कत हो रही है सर, हाँ जी, हिंदी के वाक्य करेक्शन में और ये वर्तनी में बहुत दिक्कत आ रही है सर, इसके लिए क्या करें? और बाकी देखिए अब हिंदी को लेकर के एक ही क्लास और हम करेंगे, लाइव क्लास परसों। उसमें मेरे पास काल और वाच्य से संबंधित कई लोगों के आए हैं कि सर काल और वाच्य करा दें, तो लेकिन आप जो कह रहे हैं वह भी सही कह रहे हैं आप कि हिंदी वाक्य के सर मेजर शब्द और वाक्य से संबंधित बहुत प्रश्न है। वाच्य से तो संबंधित एक प्रश्न होगा होगा नहीं भी होगा, वाच्य से संबंधित प्रश्न बहुत कम रहते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत कम रहते हैं, तो वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं भी समझ रहा हूँ। और जहां तक काल की बात है तो हाँ, काल भी महत्वपूर्ण है हिंदी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर। मेरी, हाँ चलिए, वो एक्चुअली मैं बात करते करते ना मैंने लैपटॉप चार्ज में लगाया था, लैपटॉप बंद हो गया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट क्लास खत्म कर ही आए हैं, तो अभी मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग अगला जो परसों सेशन करेंगे उसमें हम लोग परसों थर्सडे थर्सडे को थर्सडे को प्रोबेबली सेशन हम कर भी सकते हैं, नहीं तो हो सकता है हम फ्राइडे को सेशन करें। थर्सडे को हो सकता है मॉक टेस्ट करें। तो जो भी सेशन हम करेंगे थर्सडे को या फ्राइडे को हिंदी का, उसमें हम लोग ये दोनों ही चीज़ों को मैं कवर करूंगा। थोड़ा लंबा सेशन करेंगे, मे भी 2 घंटे का करेंगे। सो उसमें हम लोग ताल जो है उसको एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है हिंदी का ताल, तो एक बार हम उसे फिर से देख लेंगे। और उसके साथ में हम वाक्य और शब्द देख लेंगे, एक बार प्रैक्टिस लाइव दोबारा कर। पहले ऑलरेडी हमने एक बार किया है, फिर से हम एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। और कुछ एनीथिंग जो रह रहा हो, बाकी थोड़ा सा आप लोग स्टडी चैलेंज पे ध्यान दें, 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, थोड़ा स्टडी ज्यादा करें। ये 4-5 दिन यदि आप मतलब थोड़ा हार्डकोर मेहनत कर देते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। 16 के बाद फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हमारे पास सिर्फ मेंस मतलब इसका पेपर 2 और यूपीएससी का जेटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन रह जाएगी, तो आराम से हम वो कर पाएंगे। तो इसलिए ये 4-5 दिन थोड़ा सा आप लोग नींद कम, है ना, मेहनत ज्यादा, है ना, और बाकी चीजों को थोड़ा साइड कर दीजिए, बाकी काम को साइड करके इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लीजिए। और स्टडी चैलेंज का जैसे जैसे नजदीक दिन आता जा रहा है, मुझे लग रहा था कि ज्यादा मेरे पास मैसेज मिलेंगे, तो अब मुझे कम मैसेज मिल रहे हैं, है ना। या तो आप लोग स्टडी करने में इतना ज्यादा खो जा रहे हैं कि मैसेज करना भूल जा रहे हैं, और या तो फिर कर नहीं रहे हैं, दो में से एक ही बात है। तो अगर पहली वाली बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरी वाली बात है तो चिंता का विषय है। तो ये, चलिए, तो हाँ आज ये सर, करें। कल कल के लिए सभी लोग को एक बार आप भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि सभी लोगों को वर्ड तैयार करके अपने आने हैं, हाँ एंटोनियम बिल्कुल सिनियम। बिल्कुल, कल सुबह नहीं के तो लिए कुछ सभी लोग लोग, लाएंगे, कुछ लोग नहीं लाएंगे। हाँ कल सुबह सुबह सभी लोग जो है एंटोसाइनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सब लोग अपना रेडी करके लेकर के आएंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद सब लोग अपना जो भी लेकर के आएंगे पीडीएफ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी लोग शेयर करें तो मैं देख लूं, मैं अपना वाला तो शेयर नहीं करूंगा, वाला नहीं चलेगा। तो सब लोग शेयर करेंगे, सब एक दूसरे का। इससे क्या है, हर किसी का मतलब वोकेब स्ट्रांग होगा, सबको फायदा होगा इससे काफी। और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं इसी के, सर ये बहुत ट्रेमेंडस सेशन मॉर्निंग वाला चल रहा है, सब काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसको आप लोग खींच सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिनके पास समय है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2 लोग तक बचे तब तक आप लोग डिस्कस करते रहिए, क्योंकि बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा आपके। जिनके पास समय है, नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो ऑफिस जाना है कुछ, पर जिनके पास समय है वे लोग इसको और मतलब कर सकते हैं, और मैं इसको कंटिन्यू रखता ही हूँ। तो कल मॉर्निंग में बिल्कुल तैयार करके आप लोग आइए। कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, बढ़िया तरीके से ओपन मॉक टेस्ट रहेगा, उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और परसों रेगुलर मॉक टेस्ट करेंगे,
और फ्राइडे को सेशन करेंगे, लाइव सेशन प्रोबेबली, देखते हैं जैसा होगा मैं कम्युनिकेट कर लूंगा। और सैटरडे को फिर एक हम जो भी जिस तरीके से आप लोगों ने सेगमेंटेड और इन सारी चीज़ों को लेकर के एक सेशन हम करेंगे। और संडे को फिर से मॉक टेस्ट करेंगे, संडे को एक फाइनल सेशन करेंगे, और उसके बाद मंडे एग्जाम देंगे और बढ़िया तरीके से 160 प्लस इस बार सबका स्कोर आने वाला है। ठीक है, रोज सुबह उठते ही आंख खोल के आपको ये सोचना है कि मेरा रिजल्ट आ गया पेपर 1 का और मैंने 160 प्लस स्कोर किया। सॉरी, चलिए सभी को शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सर। गुड नाइट, थैंक यू।